हेलो एवरीवन। सो आप सब तैयार हैं इस आईपीएल मैच के लिए? और इस पूरे के पूरे आईपीएल यानी इंटेंस प्रीलिम्स लीग, इस पूरे इंटेंस प्रीलिम्स लीग्स में हम लोग यूपीएससी सीएससी आईएएस 2022 के लिए यानी 2022 के लिए जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो सारे के सारे टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज़ द इंटायर टीम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड ऑल द फैकल्टीज दोज आर रियली वेरी एक्सपीरियंस इन देयर ओन डिसिप्लिन, ऑल आर हियर एट वन प्लेटफॉर्म। सो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर आपको, और ये सेशन जो है 14 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑल वेरीफाइंग एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर हियर एट वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ। सो ये कमर कस लीजिए, और ये पूरी की पूरी जो क्लास है बहुत ही स्पीड में चलने वाली है, और यहाँ पर ना तो आपको रुकने का टाइम है ना तो सुस्ताने का टाइम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हैं। और ये सारे के सारे फैकल्टीज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़कर पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के सेशन को पूरा करने वाले हैं। सो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा साइंस एंड टेक का क्रैश कोर्स जो है, दिस लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, और क्या क्या करेंगे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द crash course for 2022. Before going to start this lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrahari. I have done my PhD at IIT Delhi, working as a director of Purvanchal IAS for face-to-face classes, Gorakhpur. I'm taking your classes for science tech environment from last 18 years. I'm in this UPSC profession in this teaching, and 1000 plus selection already happened in civil services examinations. मेरी दो किताबें हैं, जो वन इज़ द साइंस एंड टेक है, सेकेंड ऑन इन्वायरमेंट में, जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती है। ये किताबें आपको पढ़नी होती हैं फॉर योर सिलेक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अनअकैडमी, जहाँ पर मेरे सारे के सारे PDF एक ही जगह अवेलेबल है। अनअकैडमी पर जो मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@RaviPagrahari2010 पर, यहाँ पर आपको मेरी सारे के सारे क्लासेस मिल जाती हैं। जो अनअकैडमी पर जो प्लस की क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। आप इन क्लासेस को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्स साइंस टेक एनवायरनमेंट के मिल जाते हैं। इवन प्लस के अलावा यहाँ पर आपको स्पेशल सेशन भी मैं आपको लेता हुआ मिल जाता हूँ। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। कभी भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते समय अगर इस कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट योर बेनिफिट इन योर फीस कंसेशन। दिस इज द बेस्ट एजुकेटर दैट वी ऑल आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू इन योर लाइव सेशन। और ये सारे के सारे एजुकेटर्स, दीज आर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस, और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं इन सारे एजुकेटर्स को। आइए आगे बढ़ते हैं। अनलॉक 20, ये आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट है जो आपको दे रहा है, मिल रहा है, और ये आपको 19 फरवरी तक वैलिड है, और इसे आप मिस ना करें। और यहाँ पर आपको जो प्लस और आइकॉनिक कॉम्बो है, इसमें अच्छा खासा आपको छूट मिल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट। और ये कोड है जो मैं आपको यहाँ यहाँ पर जो लिखा आप देख सकते हैं, रवि यूपीएससी कोड को आप यूज़ करें ड्यूरिंग ज्वाइनिंग कोर्स। ये वैलिडिटी जो है आपको 19 फरवरी तक दी जा रही है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर 50% आपको 23 फरवरी तक दिया जा रहा है। 50% ऑफ अगर आप जीएस और सीसैट की मॉक टेस्ट सीरीज करते हैं तो, और इसको ज्वाइन करते समय आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको एक लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स भी दिया जाता है, साथ ही साथ आपको वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। सो डोंट मिस टू ज्वाइन दिस क्लासेस टिल 23 फरवरी, तो आपको 50% ऑफ पर ये पूरा कोर्स मिलता है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है, जहाँ पर आपके टेस्ट सीरीजेस हैं और प्रीलिम्स 2022 के लिए है, इसे भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को अच्छा खासा अमेजॉन वाउचर वगैरह गिफ्ट भी मिलने वाला है 27 फरवरी 11 AM, इसे भूलिएगा नहीं। और इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिएगा। आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 में हम क्या बातें करने वाले हैं, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्त। चलिए देखिए, पहले बताऊं कि साइंस टेक में एक्चुअल में जो हमें पढ़ने होते हैं वो टोटल 11 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज और मिसलेनियस। ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपको पूरे साइंस टेक में आपको करना होता है। तो ये मैं आपको पहले ही आपको क्रैश कोर्स की शुरुआत में आपको बता देता हूँ, दीज आर स्पेशली 11 चैप्टर्स। और इसके लिए मैं आप सबको बोलूँगा कि जो 5th एडिशन की मेरी बुक आती है मैग्रा हिल पर, आप उस पर पूरी तरह से रिलायबल हो सकते हैं, और वो आपके लिए इनफ होगा, बाय डॉक्टर रवि अग्रहरी। ओके, डॉक्टर रवि अग्रहरी जो मैग्रा हिल में आपको मिलती है, ये बुक आपके लिए पूरी तरह से
इनफ है फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, स्पेशली साइंस एंड टेक के लिए। और आपको बताऊं, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं 90% जो क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं वो एक्चुअल में साइंस और टेक्नोलॉजी से ही होते हैं, ओवरऑल जनरल साइंस में। और ओवरऑल आपके पूरे पेपर में साइंस का जो वेटेज होता है तकरीबन 15 क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस आप 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं आउट ऑफ 100। तो साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज आपके प्रीलिम्स एग्जाम में जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ इस लेसन में हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी को मैंने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांट रखा है। एक तो नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा लेसन नंबर 1 है वहाँ हम नेचर ऑफ फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी तक ही रहेंगे। अगले लेसन में हम लोग मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की चर्चा हम लोग नेचर ऑफ फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी पर बात करते हैं। फिलहाल आपको यहां पर आगे बढ़ते समय सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम फ्यूल के बारे में बात करें, तो एक्चुअल में अगर हम 2 टर्म्स आते हैं, याद रखिएगा, एक आती है कैलोरिक वैल्यू, एक आती है कैलोरिक वैल्यू, है ना। अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो एक होती है कैलोरी वैल्यू और एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल मतलब यहाँ पर मैं अगर एनर्जी की बात करूँ तो उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 2 तरह से हम एनर्जी को देख सकते हैं। 1 जिसको हम कहते हैं कैलोरिक वैल्यू और सेकंड जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी वैल्यू जो होती है एक्चुअल में दोस्त ये होती है फूड के लिए, फूड की एनर्जी के लिए होती है। और वहीं जब हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये फ्यूल की एनर्जी के लिए होती है। तो ये आपको होता है फूड की एनर्जी और ये होता है आपकी फ्यूल की एनर्जी। तो पहले तो ये आप ध्यान रखेंगे। फूड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कैलोरी वैल्यू को लेते समय, अगर जब आप किसी 1 ग्राम फूड को आपकी बॉडी के अंदर टूटता है, जैसे आपने प्रोटीन खाया है, आपने फैट खाया है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, इसके खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक कैलोरी वैल्यू कहलाती है। ओके, सो 1 ग्राम फूड के डिसोसिएट होने के बाद मैंने 1 ग्राम एक पैरामीटर मार लिया, जो एनर्जी जनरेशन आपकी बॉडी में हो रहा है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपकी एक कैलोरी वैल्यू है। वहीं दूसरी तरह अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के लिए होता है। जैसे 1 ग्राम फ्यूल के जलने के बाद जो एनर्जी बनती है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सो कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअल में जो पूरा का पूरा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पर है और यही हम यहाँ पर पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम नेचर ऑफ फ्यूल की बात करें तो जनरली जो हम नेचर ऑफ फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल जो होते हैं वो 3 नेचर के होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द 1 इज द सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके, हम जिस चैप्टर की बात करने वाले एनर्जी में, वो हम फ्यूल के बारे में ही बात करने वाले हैं, भोजन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जब आप कोई फूड आइटम भी लेते हैं मार्केट में, उसमें लिखा होता है देखो 100 ग्राम में आपको इतनी एनर्जी मिलती है। तो 100 ग्राम में आपको इतनी एनर्जी मिलती है तो कहीं ना कहीं आप फ्यूल के बारे में ही बता रहे होते हैं कि, है ना, आपको फूड से कितनी एनर्जी मिलती है। और यहाँ हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं उसी तरह जब आप पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस तरह की चीज़ें जलाते हैं, LPG, CNG, उनसे भी एनर्जी मिलती है। सॉलिड का मतलब होता है जैसे हम कोल मटेरियल की बात कर रहे हैं। लिक्विड का मटेरियल होता है जैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल की बात करें तो यहां पर आप जैसे LPG की बात कर सकते हैं, यहां पर जैसे आप CNG की बात कर सकते हैं, यहां पर जैसे आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर सकते हैं। तो एक आपको सॉलिड मिला, एक आपको लिक्विड मिला और एक आपको गैस मिला। ये डिफरेंट तरह के नेचर ऑफ फ्यूल है जिनकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए लिए चलता हूं आपको सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल की तरफ। सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोल के बारे में। देखो, अगर हम कोल देखें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखें या फिर अगर हम कुछ भी देखें, CNG, PNG देखें, ओके, तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट पे हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान देना। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, इधर देखो दोस्त, अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, तो मैं एक ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कोल के बाद मैंने लिखा जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैंने लिखा कोल के बाद मैंने लिखा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद मैंने लिखा LPG के बाद मैंने लिखा CNG और CNG के बाद मैंने लिखा हाइड्रोजन। तो ये आपको क्या दिख रहा है, जो कोल है वो सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल है, जो पेट्रोलियम है वो लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल है, और जो नीचे आप LPG, CNG, हाइड्रोजन देख रहे हैं ये गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल है। अगर मैं आपको पूछूं कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है, पता है आपको कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, और वहीं जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मैक्सिमम होती है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको सीधा दिखता है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है यानी एनर्जी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन यानी गैस
गैसियस नेचर के जो फ्यूल्स होते हैं, जो गैसियस नेचर की प्रवृत्ति वाले जो ईंधन होते हैं, उसकी कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है, जो आपको इस फिगर में, आपको इस आउटलाइन में आपको समझ में आता है। कई जगह जब आप गूगल वगैरह करते हैं तो कहीं एलपीजी को नीचे लिखता है, कहीं सीएनजी को ऊपर लिखता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित या आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एलपीजी सीएनजी आप ये लिखिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन आपको क्या मिला कि गैसियस नेचर की जो प्रवृत्ति वाले जो फ्यूल होते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, पहले इस टॉपिक में हम फ्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले हम कोल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कोल होते हैं एक्चुअल में वो बहुत तरह के होते हैं। और कोल है क्या? कोल एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। कोल है क्या? एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो कोल कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इवन चाहे आप कोल की बात करें, चाहे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे आप एलपीजी की बात करें, चाहे आप सीएनजी की बात करें, ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। कोल डिफरेंट तरह के होते हैं। कोल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको कोल में एक मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ एंथ्रेसाइट। फाइन, मैंने आपको कोल के टाइप्स में लिखा, मैंने कहा एक एंथ्रेसाइट है। दूसरा मैंने लिखा दैट इज बिटुमिनस। दूसरा जो कोल है उसका नाम है बिटुमिनस दोस्त। ओके, द सेकंड कोल इज कॉल्ड बिटुमिनस। थर्ड जो कोल है उसका नाम है लिग्नाइट। और फोर्थ जो कोल है उसका नाम है पीट। तो ये चार तरह के कोल हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा है, द एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो ये चार नाम आप सब ध्यान रखेंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये डिफरेंट तरह के कोल हैं, चार तरह के कोल हैं। ये सारे के सारे कोल जो है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इन सब में कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन की जो वैल्यू होती है, आपको बताऊं, कार्बन की वैल्यू इन सारे के सारे कोयलों में अलग अलग होती है। अगर सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, फिर मैं कह रहा हूं ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन। लेकिन आपको यही बता दूं, एंथ्रेसाइट एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, एंथ्रेसाइट ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ऐसा कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 85% से भी अधिक होती है। वहीं पीट एक ऐसा कोयला होता है जहां कार्बन कंटेंट की वैल्यू 35% से भी कम होती है। यानी अब जब आप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट जो हो रहा होता है वो बढ़ रहा होता है। ओके, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट जो हो रहा है वो बढ़ रहा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं पर अगर हम बर्निंग एफिशिएंसी की बात करें, यहीं पर अगर हम बर्निंग एफिशिएंसी की बात करें, फ्यूल के जलने की दर की बात करें, बर्निंग एफिशिएंसी की बात करें, तो ध्यान रखना जिस भी कोयले में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उसकी बर्निंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो कॉमन सेंस आपको समझ में आ गया कि एंथ्रेसाइट है मैक्सिमम बर्निंग एफिशिएंसी। वहीं पर अगर हम पीट की बात करें तो पीट में मिनिमम बर्निंग एफिशिएंसी होती है, यानी बॉटम टू टॉप जो होता है वो जलने की क्षमता जो कोल की होती है वो बढ़ रही होती है। और जो भी फ्यूल या जो भी ईंधन अच्छे तरीके से जलता है वहां पर आप देखो तो वहां पर जो हीट होता है, ऊष्मा जो निकलती है वो मैक्सिमम निकलती है। और ऊष्मा मैक्सिमम निकलती है तो यहां पर जो स्मोक होता है यानी धुआं जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी स्मोक की वैल्यू यहां पर सबसे कम होती है। और वहीं अगर आप नीचे आइए तो वहां हीट सबसे कम होता है, यानी कोयला सबसे घटिया होता है, हीट मिनिमम होता है। और वहीं पर अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक बहुत ज्यादा होता है। ओके, स्मोक मैक्सिमम होता है। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये जो कोयला है ये सबसे घटिया कोयला है, ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोयला है। और इस बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है जो आपको यहां पर समझ में आता है। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा एंथ्रेसाइट के रेफरेंस में जो आपको जानना और बहुत जरूरी है, यू शुड बी वेरी क्लियर हियर। एक बात और बताऊं, अगर आप देखो कोयला जो है अगर अच्छे तरीके से जलता है तो वहां पर जो ऐश कंटेंट है, वहां पे जो ऐश कंटेंट है यानी जो राख होती है वो बहुत कम आती है, मिनिमम आती है, ऐश कंटेंट बहुत कम आती है। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, जो चीज़ अच्छे तरीके से जलेगी उसमें तो राख भी बहुत कम बचेगा ना, क्योंकि उसका भी काफ़ी हिस्सा जल चुका होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहीं नीचे वाले केस में देखिए तो ऐश कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, आपको वो मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि नीचे वाला कोयला अच्छा नहीं है तो अच्छे तरीके से नहीं चलता, उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा आते हैं। यहीं पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें, कि भारत में किस तरह का कोयला होता है, तो आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, भारत में एक्चुअल में लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप के कोल होते हैं जो ज़्यादा मिलते हैं। और अगर हम लिग्नाइट और बिटुमिनस की बात करें तो भारत का जो कोल होता है वो या तो आप एवरेज बोल लीजिए, या तो वो एवरेज क्वालिटी बोल लीजिए, और या तो आप फिर बिलो एवरेज बोल लीजिए। एवरेज से भी थोड़ा कम है ना, घटिया क्वालिटी थोड़ा सा है ना, बिलो एवरेज बोल लो। इसीलिए दोस्त आपको मैं बताऊं, भारत में वैसे कोयला होता है लेकिन फिर भी भारत में अच्छा खासा कोयला होने के बाद भी हम लोग बाहर से भी कोल का इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता वाला कोल नहीं है। और हमारी यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट पे ही बेस है, कोयले द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है।
तो मेरे ख्याल से आप पूरा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन अब इंडियन कोल के साथ अगर हम बात करें, इंडियन कोल के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो इंडियन कोल के साथ प्रॉब्लम यही है दोस्त कि जो हमारा कोल होता है ना, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है नहीं। तो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है नहीं तो हीट ज्यादा निकालता नहीं है, स्मोक ज्यादा होता है और एस कंटेंट ज्यादा होता है। एस कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आपने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा हो तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कोल के साथ, 2020 के में क्वेश्चन पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में कि इंडियन कोल के साथ कोल ऐश ज्यादा निकलता है। वो स्टेटमेंट सही लिखा था, आगे से ध्यान रखिएगा। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन देता है, जो आप देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2014 में भी पूछा गया है, 13-14 में भी, कि इंडियन कोल के बारे में प्रीलिम्स में। तो वही क्वेश्चन 13-14 में पूछ रहा है, वही क्वेश्चन 2020 में भी पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा कोयले के बारे में, इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2020, इट वाज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो ना, 2013 का क्वेश्चन फिर जाके 2020 में पूछ रहा है इन अनदर वे, बट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। यू शुड बी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कोयले के बाद हम लोग बात करते हैं, फाइन, सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल हमने कर लिया, दैट इज सॉलिड। अब हम बात करते हैं लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में। देखो, जो लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल, इस बारे में हम बात करते हैं कि हम कहीं विदेशों से अगर कुछ मंगाते हैं, तो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। ये ध्यान रखें, जब हम विदेशों से किसी चीज को मंगाते हैं तो वो होता है क्रूड ऑयल। तो विदेशों से हम क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल मंगाते हैं, यानी कच्चा तेल मंगाते हैं। आप मुझे बताओ, जो कच्चा तेल या क्रूड ऑयल मंगाते हैं उसको सीधा यूज कर लेते हैं? कभी नहीं, उसको हम कभी भी सीधा यूज नहीं करते हैं। उसको हम ले जाते हैं प्यूरिफिकेशन करने के लिए। कहाँ ले जाते हैं? प्यूरिफिकेशन करने के लिए। प्यूरिफिकेशन करने के लिए जब ले जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम कच्चे तेल की शुद्धिकरण करते हैं, यानी उसको रिफाइनरीज में प्यूरिफाई करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ ले जाते हैं? रिफाइनरीज में ले जाते हैं। शायद आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और जब आप रिफाइनरीज में ले जाते हैं इन क्रूड ऑयल से, देखेगा, एक तो इनसे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल हो जाता है, जो पेट्रोल साफ हो रहा होता है, और साथ ही साथ इस क्रूड ऑयल में नेचुरल एस्फाल्ट भी पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? नेचुरल एस्फाल्ट भी पड़े होते हैं। ये नेचुरल एस्फाल्ट जो होते हैं, आपको बताऊं, ये नेचुरल एस्फाल्ट एक्चुअल में किसी जमाने में सड़क बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन सरकार ने इनको बाद में मना कर दिया क्योंकि बहुत सारा धुआं उत्पन्न करते थे और अच्छा खासा पोल्यूशन हो जाता था। लेकिन नेचुरल एस्फाल्ट में बर्निंग एफिशिएंसी होती है। जब हम क्रूड ऑयल की शुद्धिकरण करते, जैसे मथुरा रिफाइनरी है, तो मथुरा जो तेल शोधक कारखाना, वहां क्या करते हैं? कच्चे तेल को जो बाहर विदेशों से मंगाते हैं वो वहां पर शोधन करने का काम करते हैं, शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप देखो तो डीजल भी कहीं ना कहीं एज अ बाई प्रोडक्ट आता है। डीजल भी कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट आता है, और साथ ही साथ यहाँ दो गैसेस भी होती हैं जो बाई प्रोडक्ट आती हैं। एक जिसे हम कहते हैं प्रोपेन और दूसरा जिसे हम कहते हैं ब्यूटेन। एक जिसे हम कहते हैं प्रोपेन और दूसरा जिसे हम कहते हैं ब्यूटेन। ये गैसेस है जो वहां पर बाहर आती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसें होती हैं, ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसें होती हैं, ये हम एलपीजी में ले जाकर जलाते हैं। एलपीजी वही जिसे अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो ये जाती है और एलपीजी में जलती है, चीज को ध्यान रखेंगे। प्रोपेन और ब्यूटेन को कहाँ जलाया जाता है? एलपीजी के सिलेंडर में। और यही एलपीजी के सिलेंडर में, आज से ध्यान रखेंगे, हम प्रोपेन और ब्यूटेन को एलपीजी क्यों बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये ऐसी गैस है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली गैस है, जिसको हम ले जाकर क्या करते हैं? ले जाकर हम एलपीजी सिलेंडर में जलाते हैं और उसी से फिर हमारा घरों में खाना बनाते हैं। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर को क्यों बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं पेट्रोल रिफाइनरी से ही इस तरह की एक्टिविटी के बाद निर्मित होते हैं, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आपको पता है ये गैसेस जो होती हैं प्रोपेन ब्यूटेन, इनमें स्मेल नहीं होती है, दे हैव नो स्मेल, इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा स्मेल भी बनाना पड़ता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे जिनको हम इथाइल मरकैप्टोन कहते हैं। इथाइल मरकैप्टोन ये एक स्मेल होती है जो एलपीजी सिलेंडर में मिलाई जाती है, आगे से ध्यान रखेंगे, और इसी की वजह से वो गंध जो है जो आप लोगों को महसूस होती है एलपीजी सिलेंडर में लीक होने के बाद, वो यही है दोस्त, वो यही है, इसको ध्यान रखिएगा, इथाइल मरकैप्टोन। ये सल्फर कंपाउंड होता है, सल्फर का जो डिफ्यूजन होता है, जो विसरण की दर होती है, हवा में घुलने की दर होती है, वो बहुत तीव्र होती है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है यहां इस जगह पर एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में समझा दिया, जो आप समझ रहे हैं। नेचुरल एस्फाल्ट पहले रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता था, अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है और इसकी जगह पर एक नया प्रोविजन लाया है बायो एस्फाल्ट के बारे में। बायो एस्फाल्ट के बारे में 2011 में भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये वही एस्फाल्ट है, बायो एस्फाल्ट, जो पूरी तरह से बायोमास से डिराइव्ड होता है।
किससे डिराइव होता है? बायोमास से। तो ऐसा एस्फाल्ट जो बायोमास से डिराइव होता है, पत्तियों से डिराइव होता है, यानी किसी पौधे के किसी पार्ट से डिराइव होता है, वो बायो एस्फाल्ट कहलाता है। और ध्यान रखिएगा बायो एस्फाल्ट के बारे में, जो प्लांट डिराइव्ड या एनिमल इस तरह की चीज़ों से जो एस्फाल्ट बनते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और उनसे जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नुकसान नहीं होता। कहीं भी किसी नाम के सामने बायो आ जाए, बायोफ्यूल, बायो एथेनॉल, बायोगैस, तो आप तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा पूरी तरह से सेफ है यानी सुरक्षित है। सो हम लोगों ने यहां पर लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में बात कर लिया। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं गैसीय नेचर के फ्यूल के बारे में। देखो गैसीय नेचर ऑफ फ्यूल के अगर हम बारे में बात करें, ध्यान देगा, अगर हम गैसीय नेचर के फ्यूल के बारे में बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे आपको मिल जाएगा सीएनजी मिल जाएगा, जैसे आपको पीएनजी मिल जाएगा, जैसे आपको एलएनजी मिल जाएगा। सीएनजी मिल जाएगा, पीएनजी मिल जाएगा, एलएनजी मिल जाएगा, ये तीनों की तीनों चीजें मिल जाएगी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वहीं पर जब हम पीएनजी की बात करते हैं इसको हम कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। और वहीं पर जब हम एलएनजी की बात करते हैं इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये तीनों की तीनों जो गैसेस हैं ये आपके सामने। जानते हो पीएनजी जो होता है असल में क्या होता है? वो गैसें जो हम पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो एक प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, ऊर्जा गंगा स्कीम। आप में से शायद कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, ये जो ऊर्जा गंगा स्कीम है एक्चुअल में ये पीएनजी सप्लाई को पूरे भारत में धीरे धीरे कर पहुंचाने की बात हो रही है। तो आगे समय रहते धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्त, हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि एलपीजी सिलेंडर हट जाए और हम लोग पूरी तरह से किस पे निर्भर हो जाएं? पीएनजी पर निर्भर हो जाएं। पूरी तरह से हम लोग पीएनजी पर निर्भर हो जाएं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी तरह से हम लोग पीएनजी पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम एलएनजी की बात करें तो यही बता दूं कि होता क्या है असल में, कि एलएनजी क्या होता है, जब हम किसी देश से किसी दूसरे देश में गैसियस नेचर के फ्यूल को लाते हैं तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके लाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड नेचर का जो फ्यूल होता है उसकी डेंसिटी घनत्व तो बहुत कम होता है, तो ले जाते समय उसमें फ्रिक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो फ्रिक्शन या घर्षण अगर होने की संभावना ज़्यादा होगी तो कोलिजन होकर उसमें आग लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, अच्छा खासा प्रेशराइज कर और फिर लिक्विड हो जाने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो अंदर के पार्टिकल की जो फ्रिक्शंस होते हैं उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं, और यही आपको लिक्विफाइड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। तो किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम गैसियस नेचर के फ्यूल को लेकर जाते हैं तो उसको एलएनजी में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। और भारत में आपको पता है एलएनजी टर्मिनल्स हैं। किसी जमाने में 2006-7 में इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, भारत में एलएनजी टर्मिनल कहाँ है? जैसे दाभोल में है, ओके, जैसे हजीरा में है, जैसे हजीरा है, जैसे पेट्रोनेट है ना, ये कुछ करके ऐसे एलपीजी टर्मिनल हैं जो भारत में ऑलरेडी स्थापित है। पेट्रोनेट, इन पर क्वेश्चन यूपीएससी में 2006 के आसपास पूछा भी गया था। इन्हीं जगहों पर एलएनजी आती है, यहीं पर उतरती है और फिर उसको गैसियस नेचर के प्रवृत्ति के फ्यूल में कन्वर्ट कर फिर पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर हम तीसरी तरफ जाएं, सीएनजी के बारे में बात करें तो सीएनजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। सीएनजी का मेन गैस क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो सीएनजी का जो मेन गैस होता है वो मीथेन होता है। आगे से ध्यान रखिएगा, सीएनजी का मेन गैस क्या होता है? सीएनजी का जो मेन गैस होता है वो मीथेन गैसेस होता है। तो सीएनजी में एक्चुअल में कौन सी गैस जलती है? सीएनजी में एक्चुअल में मीथेन गैस जलती है। अब हम आपको लिए चलते हैं स्पेशली सीएनजी के बारे में। सीएनजी में अगर हम मीथेन की बात करें तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो मीथेन के सोर्सेस हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो मीथेन के सोर्सेस हैं, और यहीं पर मीथेन सोर्सेस की बात करते हुए हम लोग सारे डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो मीथेन के सोर्सेस। ध्यान रखिएगा, मीथेन के सोर्सेस में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बायोगैस की बात करते हैं, पहले किसी जमाने में गोबर गैस कहा जाता था। इसी बायोगैस को लेकर भारत सरकार जो है गोवर्धन स्कीम लाई है। कौन सी स्कीम लाई है? गोवर्धन स्कीम लाई है। सबसे पहले बायोगैस सिस्टम के उपयोग में गाय के गोबर का यूज किया गया था मीथेन बनाने के लिए। ठीक है, बायोगैस के अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो यहीं पर आप देख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोल बेड मीथेन। ऐसा मीथेन जो कोयले की खानों में पाया जाता है, लेकिन ये नेचुरल मीथेन होता है, ये आप बनाते नहीं है। बायोगैस में तो फिर भी आप कुछ काम करते हैं, कुछ बैटल एक्टिविटी कराई जाती है। वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे सेल गैस के बारे में। तीसरी जो हम बात करेंगे वो सेल गैस के बारे में बात करें। और चौथी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्लैथरेट्स,
इसको हम कहते हैं क्लैथरेट्स, या इसी को हम कहते हैं गैस हाइड्रेट्स, या इसी को हम कहते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। इसके बहुत सारे नाम, इसी को हम कहते हैं गैस हाइड्रेट्स, या इसी को हम कहते हैं मीथेन हाइड्रेट्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। तो ये है डिफरेंट तरह के, एक तो बायोगैस सिस्टम, एक कोल बेड मीथेन, सेल गैस, क्लैथरेट्स और गैस हाइड्रेट्स और मीथेन हाइड्रेट। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मीथेन आप देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि क्लैथरेट आपके पेपर में 2020 पे क्वेश्चन पूछा गया है। सेल गैस पे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 बार तो 2014 के 2 क्वेश्चन जो हैं सेल गैस पर थे, और एक क्वेश्चन आपको 2016 में आया जहां पर सेल गैस के लोकेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर के हैं जो मीथेन सोर्सेज पर ही पूछे गए हैं। और आपको बताऊं, पूरी दुनिया में गैसियस नेचर के फील्ड पर बहुत सारा काम हो रहा है। वही अमेरिका जो ईयर 2000 में, जब 2000 वर्ष था, ईयर 2000 में वो क्या करता था, लगभग 1% से भी कम गैसेस प्रवृत्ति के ईंधनों का प्रयोग करता था इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आज वही 17% के आसपास पहुंच गया है, और कहीं डेटा ये बता रहा है कि 20% पावर जनरेशन अमेरिका में गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ हो रहा है। सोचिए कहाँ तक लोग, पूरी दुनिया गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल की तरफ जा रही है। ओके, आइए एक एक को शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, जितना कि क्रैश कोर्स में जरूरी। बाकी जितने भी बच्चे मेरे साथ पूरा का पूरा प्लस में पूरा कोर्स देखे हैं, उनको हर चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ों को ढंग से समझाया है। यहाँ सीधा काम की बात, नो बकवास के साथ सीधा मैं टॉपिक को हिट करता हुआ आपको चल रहा हूँ। बायोगैस सिस्टम में करते गए कुछ नहीं दोस्त, असल में क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी कराई जाती है। क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी कराई जाती है। और बैक्टीरियल एक्टिविटी में एक प्रक्रिया होती है, शायद आप जानते हैं, फर्मेंटेशन। आप सब जानते हैं फर्मेंटेशन। करिए कुछ नहीं दोस्त, एक काम कीजिए, आप एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में आप गोबर डाल दीजिए और पानी का मिश्रण कर दीजिए 50-50%, और उस कंटेनर को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और जब बंद कर देंगे तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी बंद हो जाएगी, तो अंदर पूरा का पूरा एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा। कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा। और एनारोबिक कंडीशन में पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया होगा वो गोबर के अंदर, मल पदार्थ के अंदर, फीकल वेस्ट के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है गोबर के अंदर या ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर, और बैक्टीरिया भी होता है। जब ही आप इसको बंद करेंगे, आप देखिए कभी भी बायोगैस सिस्टम में हमेशा बंद किया जाता है, तो अंदर जो बैक्टीरिया होगा ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो गोबर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट उसको डिकम्पोज करना शुरू करेगा, और यहीं पर मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलेंगी। यही मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलेंगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मीथेन और CO2। ओके, यही मीथेन है जो जलता है। आपके पेपर एक क्वेश्चन, आपके पेपर में कह रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे 12 वाली, तो उसमें लिखा है कि 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड एक आइडियल बायोगैस कंपोजिशन है। वो अलग बात है कि ये आइडियल कंपोजिशन नहीं मिलता, अन्य गैसें भी मीथेन और इसके अलावा मिलती हैं, ETC अन्य गैसें भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मीथेन हमारे काम का है। यही मीथेन है जो जलता है। या तो इससे आप खाना बनाइए, या तो कुकिंग पर्पस के लिए ले जाइए, और या तो इसी के कॉन्सेंट्रेशन को 60% को बढ़ाकर 90% कर दिए, जिसको हम कहते हैं एनरिचमेंट, और CNG गाड़ी में भरकर आप गाड़ी चलाइए। ठीक है, ये है मीथेन का यूज डिफरेंट केसेस में जो हम कर सकते हैं। और इसी बायोगैस सिस्टम को लेकर गोवर्धन स्कीम है जो कि सरकार लाई है। कोल बेड मीथेन में आपका कुछ भी किया धरा नहीं है। कोल बेड मीथेन एक इस तरह का मीथेन होता है जो प्रकृति में ही कोयले की खानों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लैथरेट्स के बारे में बता दूं, क्लैथरेट में 2020 का भी क्वेश्चन है। ये भी एक तरह के फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहले इनको पोलर एरियाज में देखा गया, यानी अंटार्कटिक एरियाज में। अंटार्कटिक का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव के एरिया में, अंटार्कटिका जैसे एरिया में इनको सबसे पहले देखा गया। ठीक है, इनको कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका जैसे एरिया में इनको सबसे पहले देखा गया। असल में होता क्या, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे मीथेन गैसेस थे जो चारों तरफ से, ये मान लो मीथेन गैसेस है जो चारों तरफ आइस क्रिस्टल से घिरे हुए थे, चारों तरफ बर्फ और बर्फ थे। ये जीवाश्म ईंधन थे। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे मीथेन में मिले जो कि समुद्र की तली पे थे, नीचे। यहां देखिए मीथेन है, और ये चारों तरफ से हैवी वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ये मीथेन है CH4, और ये चारों तरफ हैवी वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। चारों तरफ इसके हैवी वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ मीथेन और यहाँ मीथेन, ये आइस क्रिस्टल है, ध्रुवीय क्षेत्रों में है, और ये ओशन में है, समुद्री क्षेत्रों में है। चारों तरफ वाटर, चारों तरफ आइस। अब वाटर और आइस का मतलब हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन कंपाउंड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको मीथेन हाइड्रेट्स, इस तरह का नाम लिया गया। और क्लैथरेट इसका केमिकल नेम है, केमिस्ट्री में इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा सारे के सारे नाम, क्लैथरेट इसका केमिकल नेम है जो केमिस्ट्री में बोला जाता है। अब होगा क्या मैं आपको बताता हूं। ये क्लैथरेट्स और गैस हाइड्रेट्स को आप यहां से नीचे से निकाल कर लाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको फ्यूचर का जीवाश्म बोला जाता है, फ्यूल बोला जाता है। पता है, ये जो फ्यूल है ना, जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये प्रकृति में अपने आप स्वतः बने हैं एज अ जीवाश्म ईंधन की तरह, जैसे पेट्रोल डीजल बने हैं, ये लेकिन मीथेन है। ये 3 टाइम्स है, मोर देन 3 टाइम्स। ये आज जो भी ईंधन आप देख रहे हैं, जो भी ईंधन आप कोयला देख रहे हैं, पेट्रोलियम देख रहे हैं, उसका 3 गुना से ज्यादा है दोस्त, 3 गुना से ज्यादा है।
तो ये तो फ्यूचर फ्यूल है ना, पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, भविष्य लक्षित ईंधन हो गया फ्यूचर। अब पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्लैथराइट जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार एरिया में है, भारत के एरियाज में। गल्फ ऑफ मन्नार, जिसके अब मन्नार की खाड़ी कहते हैं, कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार के क्षेत्र में। तो गल्फ ऑफ मन्नार में भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में। तो ये है आपके पास जो इस इन्फॉर्मेशन था मुझे आपको देना था, किसके बारे में, ये मुझे आपको देना था इन्फॉर्मेशन क्लैथरेट्स के बारे में, जो क्वेश्चन आपके बारे में पूछा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ सेल गैस के बारे में, विशेषता सेल गैस पे चलते हैं। देखिए सेल गैस की अगर हम बात करें, तो सेल गैस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सेल गैस जो होता है ये एक्चुअल में ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही होता है। आपको पता होगा कि रॉक कई तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, और इन रॉक्स के भी सब टाइप्स होते हैं। एक्चुअल में जो सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स के कई सब टाइप्स होते हैं, उसी एक सब टाइप में सेल रॉक भी आता है, और सेडिमेंट्री रॉक उस तरह के रॉक होते हैं जिनके अंदर फॉसिल पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आप खुद देखिए कि सेल रॉक सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है। तो सेल रॉक के अंदर भी क्या होंगे, फॉसिल या जीवाश्म होंगे। सेल रॉक के अंदर भी क्या होंगे, फॉसिल या जीवाश्म होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। होता क्या है जरा समझिएगा। होता ये है सेल रॉक के केस में कि एक्चुअल में सेल रॉक के अंदर जो फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, फॉसिल जो पाया जाता है वो या तो ऑयल के रूप में होता है और या तो गैस के रूप में होता है। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म होते हैं, और सेल रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स का सब टाइप्स है, तो सेल रॉक में भी जीवाश्म होंगे। अब सेल रॉक में अगर ये जीवाश्म ऑयल के फॉर्म में पाए जाते हैं तो इन्हें हम सेल ऑयल कहते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेल गैस कहते हैं। और सेल गैस का भी मेन कंपोजिशन क्या होता है, मीथेन होता है। वो अलग बात है कि मीथेन के अलावा इनमें और भी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मेन कंपोजिशन जो होता है वो मीथेन होता है। मेन कंपोजिशन क्या होता है, मीथेन होता है। अब करेंगे क्या, आप कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप इस सेल गैस को वहां से एक्सप्लोर कीजिए और ले जाइए इससे मीथेन को अलग कीजिए और मीथेन को ले जाके जलाइए। लेकिन मीथेन के अलावा अदर गैसें भी होती हैं, आपको पहले बता रहा हूं, लेकिन मुख्य कंपोजिशन जो होता है मीथेन होता है। 2014 में क्वेश्चन में ये लिखा था कि सिर्फ मीथेन ही होता है, गलत है। इसके अलावा कुछ प्रोपेन, ब्यूटेन, अदर गैसें भी होती हैं। लेकिन हाँ, प्रचुर मात्रा में, अच्छी खासी वैल्यू मात्रा में मीथेन पाया जाता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या इंडिया में सेल गैस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है, तो मैं बोलूँगा अभी तक तो नहीं हुआ, मतलब हुआ है, सॉरी है ना, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं हुई हैं। 2010-11 से ही ये न्यूज़ में आ गया कि भारत में सेल गैस एक्सप्लोरेशन शुरू हुए हैं। सेल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होता है, इस तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं सेल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, जो यहाँ आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, शायद आपने सुना होगा, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसने बताया कि भारत में 6 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर सेल गैस रिजर्व्स हैं। भारत में 6 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर सेल गैस रिजर्व्स हैं। कौन कौन से लोकेशन है मैं आपको लिए चलता हूं, बताता हूं कौन कौन से लोकेशन है जहां पर सेल गैस रिजर्व होते हैं। देखिएगा, एक तो आपको मिल जाएगा, अगर हम बात करें तो कैम्बे बेसिन, कैम्बे बेसिन में आपको मिल जाएगा जहां पर सेल गैस रिजर्व्स है MOPNG के हिसाब से। दूसरा आपको मिल जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, तीसरा आपको मिल जाएगा कावेरी बेसिन, चौथा आपको मिल जाएगा इंडो गैंगेटिक प्लेन। सो नेक्स्ट वन यू विल गेट हियर लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन। अगला आपको मिल जाएगा दैट इज अ गोंडवाना रीजन, और एक आपको मिल जाएगा असम अराकन बेसिन, असम ASSAM, असम अराकन बेसिन। तो ये वो क्षेत्र है दोस्त जहां पर आपको पूरे के पूरे सेल गैस रिजर्व्स मिल जाते हैं, पूरे के पूरे भंडार मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर है, ये भी 2016 के प्रीलिम्स से पूछा गया। उन्होंने पूछा कि सेल गैस रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने इंडो गैंगेटिक प्लेन, कृष्णा गोदावरी और एक और शायद कैम्बे दे रखा था, सारे के सारे सही थे। ऑल 3 लोकेशन दैट UPSC हैज गिवन यू इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डिफरेंट नेचर के फ्यूल बता दिए, सॉलिड बता दिया, लिक्विड बता दिया, गैस बता दिया। तो मैंने एक पार्ट आपको इस लेक्चर के सेशन में अभी करा दिया है। अब हम आपको लिए चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, हर किसी को पता है, एक ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, कभी खत्म होने वाली नहीं होती है। यानी दोज एनर्जी सोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। क्यों बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और अगली चीज ये होती है, इस तरह के फ्यूल से नो पोल्यूशन या मिनिमम पोल्यूशन होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट वगैरह के लिए और किसी के लिए भी नुकसान नहीं करते हैं। यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर।
सो दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन. सो नो पोल्यूशन या मिनिमम पोल्यूशन होता है रिन्यूएबल एनर्जी में. सो इट इज अ नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन इन दिस केस, एवरीबडी रिमेंबर. रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, आप जानते हैं ओशन एनर्जी आती है. ओशन एनर्जी में बहुत सारे हैं, जैसे टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है. इसके अलावा आप चाहिए जियो थर्मल एनर्जी आती है. इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आता है, HEP आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आता है. बायोमास एनर्जी आती है, बायोमास एनर्जी आती है. ये सारे के सारे जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं सब इसके एग्जाम्पल होते हैं. बायोमास एनर्जी भी आती है. So these all examples are the part of renewable energy. लेकिन आपको इस पूरे के पूरे रिन्यूएबल एनर्जी में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वो होता है सोलर एनर्जी. इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है सोलर एनर्जी. जरा समझिएगा, सोलर एनर्जी पे हम आपको लिए चलते हैं. सुनिएगा, असल में जो सन की लाइट अर्थ पर आती है, आपको पता है जो भी सन की लाइट अर्थ पे आती है वो पूरे सन का सिर्फ अप्रॉक्स 0.1% रेडिएशन ही अर्थ पर आता है. तो सन की कितनी लाइट हमारे अर्थ पर आती है? लगभग 0.1%, जो वैज्ञानिक मानते हैं. इस 0.1% सोलर रेडिएशन से बहुत सारे काम होते हैं. क्या होता है? एक तो आप देखो, जो 0.1% सोलर रेडिएशन में एक तो आपको ये हो जाता है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो पौधे करते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. तो फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जो पौधे खुद करते हैं सन की लाइट की प्रेजेंस में. दूसरा, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है. टेक्नोलॉजी कहाँ इन्वॉल्व होती है? टेक्नोलॉजी वो होती है जो पूरी तरह से ह्यूमन द्वारा निर्मित होती है. अगर हम ह्यूमन द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक आपको मिल जाएगा सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा को हम लोग तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं. सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी. और सोलर एनर्जी, थर्मल टर्म कहीं भी आ जाता है, इसका मतलब होता है दोस्त हीट जनरेशन. कहीं भी इसका मतलब होता है हीट जनरेशन. और तीसरा वहीं पर आपको मैं बताऊं, दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोवोल्टाइक. तीसरा जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक. ये तीन तरीके हो गए. फोटोवोल्टाइक्स को जब मैं अपने आईटी लैब में था, तो आईटी दिल्ली के लैब में, तो वहां पर हम लोग फोटोवोल्टाइक्स को एक सामान्य भाषा में सोलर पैनल के नाम से भी जानते थे. क्या बोलते थे? इसे हम लोग सोलर पैनल भी कहते थे. ये नाम ध्यान रखेंगे. तो वी ऑल्सो कॉल देम एज अ सोलर पैनल. तो समय के साथ साथ हम लोग इसे सोलर पैनल भी कहा करते थे. तो फोटोवोल्टाइक, इसको हम लोग सोलर पैनल भी कहते थे. ठीक है. सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी में क्या होता है? सौर ऊर्जा को आप हीट जनरेशन करने के लिए यूज करेंगे. मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं. जैसे आप सोलर वाटर हीटर ले लीजिए. जो सोलर वाटर हीटर है दोस्त, वो सोलर वाटर हीटर एक्चुअल में क्या है, यहां पर अब आपको गीजर की जरूरत नहीं है. ये सोलर वाटर हीटर एक तरह से सौर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. वहीं दूसरी तरफ सोलर एयर हीटर का अगर हम बात कर लें, जैसे ब्लोअर की बात करते हैं, वो भी इसी में आ जाता है. अगर हम सोलर पॉन्ड की बात करें, सौर तालाब की बात करें, वो भी इसी में आ जाता है. अगर हम सोलर कुकर की बात करें तो ये भी यहीं पर आ जाता है. सारा का सारा सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर हम काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं. आप खुद बताओ, अगर हम सोलर वाटर हीटर से ही आपको पानी गर्म दे दें तो आप कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी आप गीजर से वेस्ट होने से बचा लेंगे. आपको पता है, जब आप मसूरी में जाएंगे तो आपको जो हॉस्टल में आपको अलॉट किया जाता है, वहाँ आपको हॉस्टल में भी पूरा का पूरा सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है. तो भगवान करें आप में से हर स्टूडेंट्स को जो मुझे सुन रहा हो, उस मसूरी वाले सोलर वाटर हीटर में नहाने का मौका मिले. ओके, ध्यान रखिएगा. सोलर वाटर हीटर काफ़ी सक्सेसफुल है. और सोलर वाटर हीटर की मदद से जहां आप काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं गीज़र की जगह पर, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के सिस्टम होते हैं जिससे आप पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं. पर उस पर हम नहीं जाएंगे. वहीं जो फोटोवोल्टाइक की बात होती है, फोटोवोल्टाइक क्या होता है हम आपको बताते हैं. फोटोवोल्टाइक एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सोलर एनर्जी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करते हैं. क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करते हैं. कहाँ? फोटोवोल्टाइक की मदद से. सड़कों के किनारों में आपने बहुत सारे सोलर पैनल देखे होंगे जो दिन के समय सनलाइट को लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करते हैं. और रात में फिर वहाँ से चलने वाले जो राहगीर होते हैं उनके लिए वो लाइट ऑन कर दिया जाता है. आसानी से वो रास्ता देखकर और चल रहे होते हैं. फोटोवोल्टाइक और सोलर पैनल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. आपको पता है फोटोवोल्टाइक काम कैसे करते हैं? कोई छोटा सा बेसिक बताता हूं. मान लो एक सोलर पैनल है जो सड़क के किनारे है. इनमें क्या होता है? सिलिका टाइप के फिलामेंट्स होते हैं. ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं. अर्धचालकता जिसको बोलते हैं, ये सिलिका टाइप के मटेरियल होते हैं. ठीक है. इसको मैंने आयरन रॉड से जोड़ दिया और नीचे मैंने क्या कर दिया? एक बैटरी लगा दी. क्या लगा दी? यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी. ये हो गया एक बैटरी दोस्त. ये क्या हो गया? ये हो गया एक बैटरी.
ओके, ये हो गया एक बैटरी। ठीक है, होता क्या है, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ता है, देखिएगा जब सनलाइट इस पर पड़ता है, ये सारा का सारा जो सिलिका बेस्ड फिलामेंट होता है, यही टेक्नोलॉजी है, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन करने लगता है। वही इलेक्ट्रॉन एमिशन धीरे धीरे जाता है और बैटरी को पूरे दिन चार्ज कर रहा होता है। और आपको पता होगा बैटरी के अंदर डीसी करंट होता है, दो तरह के करंट होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी, और दूसरे से अल्टरनेटिव करंट या एसी। एसी करंट काफ़ी पावरफुल होता है और डीसी करंट कम पावरफुल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एसी करंट ज़्यादा पावरफुल होता है, डीसी करंट कम पावरफुल होता है। अब एक काम कीजिए ना, ये जो घर के अंदर जो लाइट वाइट जल रही है ना मेरे घर में, आप उंगली डालिए प्लग के अंदर और स्विच को ऑन कर दीजिए, जो झटका लगेगा वो एसी है। और डीसी जो है, जो बैटरी यूज़ करते हैं आप लोग, उसमें डीसी होता है, उसको छू लीजिए, देखिए बैटरी फुल है, तब भी कोई भी करंट नहीं लगता, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, और रात में क्या कीजिए, पूरे दिन आपका डीसी जो बल्ब है, जो डीसी जो बैटरी हो फुल हो रही है, आप रात में क्या कीजिए, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का स्विच लगा ही है, क्या होगा, रात में जाइए स्विच को ऑन कर दीजिए, यहाँ पर एक डीसी बल्ब लगा दीजिए। कौन सा बल्ब लगा रहे हैं यहाँ पर एक डीसी बल्ब लगा दीजिए। बल्ब भी तो एसी डीसी दोनों तरफ होते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, जो तुम लोग टार्च के अंदर है ना, टार्च छोड़ो, अरे जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल में भी तो क्या है, डीसी बल्ब है ना, जो कि मोबाइल में तो बैटरी लगा हुआ है, आप यूज कीजिए दनादन। यही सारा का सारा सिस्टम होता है। और आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है सब किससे जल रही है, एसी से जल रही है, अल्टरनेटिव करंट से। आपको पता है डीसी को एसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज के बाद जान जाएंगे। हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, और फिर यही डीसी जो होता है वो एसी में बदल जाता है, एसी में बदल जाता है, और फिर वही एसी करंट की सप्लाई जो होती है हम लोग के घरों घरों में पहुँचती है। यही जो होता है डीसी किससे बदल जाता है, एसी बदल जाता है। और यही एसी जो होता है, आपके घर के पंखे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा का पूरा जो मेरा कमरा है सब एसी लाइट से चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको पता है इसी सोलर एनर्जी के लिए आपको बताऊं कि भारत सरकार ने ओके, आपको बताऊं जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन लाया था 2010 में। सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार 2010 में जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन लाती है, जहां पर यह टारगेट बनाया जाता है कि बाई 2022 यानी 2022 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन। अब 2010 में गवर्नमेंट किसकी थी, आप खुद कह सकते हैं 2010 में जो गवर्नमेंट थी वो यूपीए गवर्नमेंट थी। यहां पर तय किया जाता है कि लगभग 2022 तक ओके है ना, 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन जो होगा, 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन जो होगा, वो 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन सौर ऊर्जा से किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 2015 में एमएनआरई का एक रिपोर्ट आया। 2015 में एमएनआरई का एक रिपोर्ट आया और एमएनआरई ने क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को बदल दिया। क्या है एमएनआरई का रिपोर्ट, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं, देखिएगा। 2015 में एमएनआरई का एक रिपोर्ट आया। एमएनआरई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और उन्होंने कहा कि भैया देखो, पूरे रिन्यूएबल एनर्जी से हम पूरा 2022 तक, कितना है 2022 तक क्या करेंगे, 175 गीगावाट पावर जनरेशन करने का कार्य करेंगे। इस 175 गीगावाट में जो 100 गीगावाट होगा वो सोलर एनर्जी होगा, जो 60 गीगावाट होगा वो विंड एनर्जी होगा, ध्यान रखिएगा विंड एनर्जी होगा, जो 10 गीगावाट होगा वो क्या होगा, वो बायोमास एनर्जी होगा, और जो 5 गीगावाट होगा वो होगा SHEP, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और इनके द्वारा 175 गीगावाट को पूरा किया जाएगा। भाई ये बायोमास एनर्जी है, बायोमास मतलब ही पत्तियां जो गिर जाती हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एनर्जी की बात करते हैं। अगले लेक्चर में जब लेसन 2 आपको बताऊंगा, वहां पर आपको कुछ बायोमास गैसिफिकेशन वगैरह के बारे में, आपको कहीं ना कहीं बायोमास एनर्जी या पायरोलिसिस के बारे में बता रहा हूँ, तो अगले लेसन में आप देखिएगा इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा, जिन बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखो सोलर एनर्जी का लक्ष्य कितना है 2022 तक। पहले यूपीए गवर्नमेंट ने क्या बोला था 2010 में, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई देखो हम लोग 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन करेंगे। ओके, लेकिन बाद में देखो जब एमएनआरई का अगला टारगेट है 2015 में, गवर्नमेंट जो होती है वो मोदी जी की हो जाती है, तो अब यहाँ पर टारगेट जो था 175 गीगावाट की, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे रिसोर्सेज अब इंडिया के पास हो चुके होते हैं, इंडिया काफ़ी पैसा भी होता है, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होता है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, ISA वगैरह आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर लाइन, जो कि इन्वायरमेंट में बात होती है। जब पेरिस कन्वेंशन आता है तो वहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात की जाती है, तो उसका भी फायदा भारत को मिलता है। अभी आपको बताऊं 2022 में ग्लासगो में क्या हुआ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ग्लासगो में जब लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो हमारा टारगेट ये है कि अब हम 2030
2030 में रिन्यूएबल एनर्जी से अब हम जो पूरा का पूरा पावर जनरेशन करेंगे, अब हम 500 गीगावाट का लक्ष्य बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब होता है कि कोयला वगैरह जैसी चीज़ों को कम करने की बात हो रही है और इस तरह के विकल्प की तरह जाने की बात कर रहे हैं जहां पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो और साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए। ये नया इंफॉर्मेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का। यहां मैं आपको सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब इस 500 गीगावाट में सोलर एनर्जी कितना होगा? 175 गीगावाट में तो 100 गीगावाट है, 500 में कितना होगा? अब ये सूचना कहीं आई नहीं है, आगे आने वाले समय में आपको ये सूचनाएं भी मिलेंगी। लेकिन आप देखो भारत किस हिसाब से सोलर एनर्जी को और ज्यादा बूस्टअप कर रहा है। पता नहीं आप ये जानते हैं नहीं जानते कि भारत में सौर ऊर्जा को बूस्टअप करने के लिए सैफरन रिवॉल्यूशन की बात होती है, केसरिया क्रांति। सैफरन रिवॉल्यूशन जो भारत में लाया गया, वो सैफरन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में जो है केसरिया क्रांति, वो इसी चीज से संदर्भित है। कभी ये क्वेश्चन आपको कहीं स्टेट टू स्टेट में मिल जाए सैफरन रिवॉल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा केसरिया क्रांति सैफरन रिवॉल्यूशन जो है मित्र, वो किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? ग्रोथ ऑफ सोलर एनर्जी सेक्टर। यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने, और आपको बताऊं जितने भी आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 2011 से उठा लीजिए 2021 तक के पेपर में, तो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पर ही बात की गई है। उम्मीद करता हूं आपका लेक्चर जो है आज का, जो मैंने आपको कराया है पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में, एनर्जी के 2 पार्ट्स को मैंने यहां पकड़ा था। फिर से मैं आपको दिखाता हूं, इस पूरे एनर्जी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट जो है आपको नेचर ऑफ फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी बता दिया है। दूसरे पार्ट में हम लोग मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगले लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे अगले पार्ट की तरफ, मिसलेनियस एनर्जी न्यूक्लियर। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने 2022 के मोदी जी के विजिट में जो ग्लासगो कन्वेंशन है वहाँ के साथ मैंने जोड़ दिया और 500 गीगावाट की बात कर दी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक भारत अब 500 गीगावाट के रूप में देख रहा है। तो एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा ऑप्शन है जो भारत इधर की तरफ पथ प्रदर्शित है। अगले लेक्चर में और बात करेंगे, यहीं पर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। और अंत में चलते आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर जो मेरा पीडीएफ है वो आपको रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अकेडमी पर मिल जाएगा। मैंने अकेडमी जो profileacademy.com/@ravi2010 यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लास और प्लस के साथ आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, कोर्स ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज करना ना भूलें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी में आपको दिया जा रहा है दोस्तों, ये सबसे अच्छा और बेहतर सब्सक्रिप्शन इसलिए मानता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप भी दी जाती है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे, इवन हम लोग के टाइम में भी क्या होता, दोस्त कोई बताने वाला नहीं होता था कि कैसे पढ़ाई करनी, क्या पढ़नी थी। यहाँ आपको पूरा का पूरा लाइफ कोई आकर मेंटर आपके साथ जुड़ता है, पूरा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग, ओपन हाउस एजुकेशन, मतलब बहुत कुछ फायदे हैं आपको। तो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को अगर यूज करते हैं, आइदर आप प्लस का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जनरल स्टडीज का करते हैं या फिर आप किसी भी ऑप्शनल कोर्स को करते हैं, रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। वॉट एवर फीस इट इज डज नॉट मैटर। अंत में आपको कुछ चीजें और बता दूं कि अनअकैडमी पे आपको 0% इंटरेस्ट पर भी आपको क्लासेस या कोर्सेज दिए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें क्योंकि काफी प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल क्रंच काफी रहा है इंडिया में ड्यूरिंग कोविड। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिलता है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। यहाँ पर आप इस सेशन को बुक कीजिए और यहाँ पर आप किसी भी मेंटर्स के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन में। आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे कोशिश की, आपके सारे डाउट्स और डिस्कशंस पर्सनलाइज गाइडेंस के द्वारा आपको दिए जाते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो 5 सब्जेक्ट्स के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं हम, और ये मंडे टू फ्राइडे है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन आपके साथ लिए जाते हैं। पूरा का पूरा 2022 की प्रिपरेशन हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस होता है, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों का एक बैलेंस होता है जो यूपीएससी के डिमांड होता है। मंडे टू फ्राइडे 10 बजे आप डेली इसमें मंडे टू फ्राइडे जुड़ना ना भूलें। मेगा डे सीरीज है यूपीएससी सीएससी की, 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में, हिंदी इंग्लिश में। आपको हिंदू और सीसैट की भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जाती है। इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। अंत में चलते थे आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, मेरे जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर वो साइंस टेक और एनवायरमेंट के प्रारंभ हो चुके हैं। साइंस टेक का एक कोर्स खत्म हो चुका है। एनवायरमेंट की जो क्लासेस है वो मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, जिसकी क्लासेस मैं आपको प्लस पर ले रहा हूं। और एक बात और बता दूं, साइंस टेक एनवायरमेंट को आप ठीक से कर लेते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो दीज हैव अ गुड वेटेज इन योर एग्जामिनेशंस, इन योर स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आराम से आप 20+ क्वेश्चन आप कर
सकते हैं, जो कि मैं अपने डिस्कशन में आपको बेसिक यानी स्टैटिक के साथ उसके अप्लाइड एरियाज और अप्लाइड एरियाज के साथ उसके जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको जोड़कर आपको करा देता हूँ। अभी देखिए हाल ही में मैंने अभी एक वीडियो भी बना रहा हूँ, उसको अपलोड भी कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग ग्रीन जॉब, ग्रीन बॉन्ड, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी इस साल के बजट में रहा है। और मुझसे टच करने के लिए, काउंसलर से टच करने के लिए, या किसी भी तरह की प्रिपरेशन जर्नी में कोई हेल्प या सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई लेटेस्ट ऑफर जानने के लिए आप मुझे 7825860259 पर कॉल कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट माय नंबर 7825860259 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक काउंसलिंग मिल जाएगी और मेरा कोड है रवि यूपीएससी, इसको आप बोलना ना भूलें ड्यूरिंग कॉलिंग या ड्यूरिंग सब्सक्राइब एनी कोर्सेस। अंत में चलते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस घंटे को बजाना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें इस पूरे वीडियो को, और अंत में चल देते इस पीडीएफ को आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले लेक्चर में लेसन नंबर 2 अगला क्लास, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी और मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेस पर। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग खुले कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को जो करंट अफेयर्स बना रखा है, यह सब्जेक्ट भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। मैंने इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो मैकग्रा हिल की 5th एडिशन की बुक आती है, इस समय हर साल मैं आपको बहुत तेज़ी से हर साल ये बुक मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसे पढ़ना ना भूलें। आपकी पूरी की पूरी जो आँख है और दिमाग है सब कुछ खोल देगा। तो चलिए अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।